किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का नाम कंगोल बादशाह था। कंगोल बादशाह बहुत जालिम था। वो जिससे भी नाराज़ होता उसका सर कटवा देता था और इस काम के लिए इसने ऐसा जल्लाद रखा हुआ था जो गूंगा था। वो गूंगा जल्लाद पहले ठीक था, लेकिन जब कंगोल बादशाह ने इसे अपने पास रखा तो इसकी ज़ुबान कलम करवा दी ताकि वो कंगोल बादशाह के जुल्म सितम के बारे में किसी को बता न सके। जल्लाद को भी बादशाह की इस ज्यादती का बेहद दुख हुआ था, लेकिन डर के मारे वो भी बादशाह के आगे बोल नहीं सका, क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं बादशाह गुस्से में आकर उसे भी कत्ल न करवा दे। जल्लाद ने अपना दुख अपने सीने में ही छुपा लिया और चुपचाप उस तय खाने में रहकर लोगों को ज़िबा करने लगा। कई बार तो उसे बेगुनाह लोगों का सर काटते वक्त तरस आ जाता था और उसका दिल चाहता था कि वो उनको कत्ल ना करे, लेकिन वो बादशाह के हुक्म के आगे मजबूर था। एक बार इस मुल्क में एक सौदागर बच्चा हीरे जवाहरात बेचने के लिए आया। जब वो सौदागर बच्चा रात गुजारने के लिए किसी सराय में ठहरा तो किसी चोर ने उसके असली हीरे जवाहरात चुरा कर नकली हीरे जवाहरात उसकी जगह पर रख दिए। सुबह जब वो सौदागर लड़का उन हीरे जवाहरात को लेकर कंगोल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो शाही जौहरी ने वो सारे हीरे जवाहरात देखकर शोर मचा दिया कि ये तो सारे नकली हैं। जब कंगोल बादशाह ने ये सुना तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने सौदागर बच्चे का सर काटने के लिए गूंगे जल्लाद को इशारा किया। हुक्म मिलते ही कुछ सिपाही आगे बढ़े और उस सौदागर लड़के को पकड़ के उस तय खाने में ले गए जहां वो गूंगा जल्लाद लोगों के सर काटा करता था। गूंगा जल्लाद हैरान था कि आखिर बादशाह ने इस सौदागर लड़के को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया है। वैसे भी जब गूंगे जल्लाद ने सौदागर लड़के की जवानी देखी तो उसे उसके हाल पर रहम आ गया और जब सारे सिपाही वहां से चले गए तो गूंगे जल्लाद ने इशारे ही इशारों में उससे पूछा कि उसे किस जुर्म की सज़ा मिली है। सौदागर बच्चा बहुत घबराया हुआ था और खौफ के मारे थर-थर कांप रहा था। उसने डरते डरते सारा वाक़या कह सुनाया कि वो बेकसूर है। एक तो मेरे हीरे जवाहरात चोरी हो गए और ऊपर से मुझे मौत की सज़ा मिल रही है। जब गूंगे जल्लाद ने यह सब कुछ सुना तो उसका खून खोलने लगा और सौदागर लड़के को उस गुफा से भगाने के लिए तरतीबें सोचने लगा। वो गूंगा जल्लाद उस तय खाने में अकेला रहता था और वो जिसे भी कत्ल करता था उसे आग में डाल देता था। सौदागर लड़के को उसने ना ही आग में जलाया और ना ही उसे कत्ल किया, बल्कि अपने साथ अपनी कोठड़ी में ले गया। शाम को जब कंगोल बादशाह के सिपाही उस सौदागर लड़के का पता करने के लिए आए तो गूंगे जल्लाद ने उन्हें कह दिया कि मैंने उसे कत्ल कर दिया है। ये सुनकर सिपाही वहाँ से चले गए। गूंगा जल्लाद सौदागर लड़के को वहाँ से भगाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर कंगोल बादशाह को पता चल गया तो वो उन दोनों को मरवा देगा। आखिर सोचते सोचते गूंगे जल्लाद के जहन में एक तरतीब आ गई और उसने इशारे के साथ उस सौदागर लड़के को वो तरकीब बता दी। सौदागर लड़का गूंगे जल्लाद की वो तरकीब सुनकर खुश हो गया। जब आधी रात का वक्त हुआ तो गूंगे जल्लाद ने एक फोड़ा खुद संभाला और एक उस सौदागर बच्चे के हाथ में थमा दिया और फिर वो दोनों कोठड़ी के अंदर एक सुरंग खोदने लगे और सुबह तक उन्होंने एक बहुत लंबी सुरंग खोद दी। जब इस सुरंग के जरिए वो दोनों बाहर निकल आए तो वो दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि अब वो कंगोल बादशाह के महल से बहुत दूर निकल आए थे। सौदागर बच्चा वहाँ से बचने की खुशी में नाच रहा था। फिर गूंगे जल्लाद ने उसे इशारा करके समझाया कि सूरज निकलने से पहले पहले और लोगों के जागने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। सौदागर बच्चे की आंख से गूंगे जल्लाद के इस एहसान की वजह से आंसू बहने लगे। वो गूंगे जल्लाद से कहने लगा कि मैं अकेला यहाँ से नहीं जाऊँगा, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर गूंगे जल्लाद ने उसे समझाया कि अगर बादशाह को पता चल गया तो वो मुझे भी मरवा डालेगा। गूंगे जल्लाद का इशारा समझकर सौदागर बच्चे को अकेले ही वहाँ से रवाना होना पड़ा। इसके रवाना होते ही गूंगे जल्लाद ने सुरंग के अंदर बंद होकर इसका मुंह बंद कर दिया। फिर अपनी कोठड़ी में पहुंचकर सुरंग का दूसरा मुंह भी बंद कर दिया और इस तरह से किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई। और इस तरह से वो सौदागर बच्चा वहाँ से बचकर निकल गया। सौदागर बच्चे का मुल्क वहाँ से 500 कोस दूर था। वो वहाँ से चलता हुआ तीसरे रोज़ अपने घर पहुँच गया। वो अपने घर में दाखिल होते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सौदागर बच्चे के बाप ने जब अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उसे अपने पास बुला लिया और उससे पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। वो सौदागर का बच्चा दरअसल एक लड़की थी जो डाकू और लुटेरों के खौफ से लड़का बनी हुई थी। दौड़कर अपने बाप के सीने से लग गई और रो रो कर अपने साथ गुजरा हुआ वाक़या अपने बाप को सुनाने लगी। सौदागर, जिसका नाम कचोल था, वो अपनी बेटी की दास्तान सुनकर तैश में आ गया और कहने लगा कि अगर कंगोल बादशाह ने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो मैं भी उसे चैन से नहीं बैठने दूंगा। मैं अभी जाता हूं और अभी जाकर उसकी खबर लेता हूं। जब बेटी ने अपने बाप की ये बात सुनी
तो वो जल्दी से बोली, नहीं अब्बा जान नहीं, मैं आपको कंगोल बादशाह का मुकाबला करने के लिए नहीं जाने दूंगी। सौदागर ने जब ये सुना तो सौदागर अपनी बेटी की जुर्रत देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कोठड़ी में ले गया। उस कोठड़ी में बहुत अंधेरा था। सौदागर ने मोमबत्ती जलाई तो समाना ने देखा कि कोठड़ी में मकड़ियों ने हर तरफ जाले बुन रखे थे, जिसे देखकर ये मालूम होता था कि लंबे अरसे से इस कोठड़ी की सफाई का काम नहीं हुआ। फिर सौदागर उस कोठड़ी में अंधेरे में एक तरफ गया और एक लोहे का छोटा सा संदूक उठाकर ले आया। लोहे का वो छोटा सा संदूक बहुत पुराना था। सौदागर ने बाहर आकर जब उस संदूक को खोला तो सौदागर की बेटी ने उसमें देखा कि उसमें एक सोने की अंगूठी, सर के चंद बाल और लोहे के कुछ कील पड़े थे। वो ये देखकर हैरान होकर अपने बाप से बोली कि बाबा जान ये सब क्या है। सौदागर कहने लगा कि बहुत अरसा पहले मैंने एक बुजुर्ग से नेकी की थी और उन बुजुर्ग ने ये सब मुझे तोहफे में दिया था। ये जो बाल हैं अगर 10,000 लोगों पर फेंक दो तो ये उन्हें इतनी मजबूती से पकड़ लेंगे कि वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकते, और अगर इस सोने की अंगूठी को चूम कर किसी बड़े से बड़े लश्कर पर भी फेंक दिया जाए तो ये पूरे के पूरे लश्कर की गर्दनें काट देगी। और ऐसे ही इन लोहे के कीलों को सर पर वार कर आसमान की तरफ फेंक दिया जाए तो ये बड़ी से बड़ी फौज को नेज़े बनकर मार देगी। लिहाजा ये सामान तुम अपने साथ रखो और कंगोल बादशाह को सज़ा देने के लिए तैयार हो जाओ। फिर समाना ने वो संदूकची अपने पास रखी और कंगोल बादशाह को सबक सिखाने के लिए तैयारियां करने लगी। और फिर वो उसी दिन तैयारी करके कंगोल बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़ी। और चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गई। वो जंगल इतना खतरनाक था कि उसमें दरिंदों के अलावा खतरनाक डाकू भी रहते थे। वह अभी थोड़ी दूर ही चली होगी कि डाकुओं का एक गिरोह उसके सामने आ गया। समाना उन्हें देखकर घबरा गई। डाकुओं के सरदार ने जब उसे देखा तो वो गरज कर बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? खौफ के मारे वो कोई जवाब ना दे सकी। तो डाकुओं में से एक डाकू कहने लगा, सरदार मालूम होता है कि ये कोई जासूस है और जासूसी के लिए आया है। यह सुनकर डाकुओं का सरदार बोला कि इसे फ़ौरन पकड़ लो और पकड़कर एक दरख्त के साथ बांधकर छोड़ दो। इसे कोई ना कोई दरिंदा अपना लुकमा बना लेगा। यह सुनकर डाकुओं ने समाना को पकड़ लिया और एक दरख्त के साथ बांध दिया। समाना ने उनकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन उन्होंने इसकी एक न सुनी। फिर उसी वक्त अचानक एक शेर के गुर्राने की आवाज़ आई। यूँ लगता था कि जैसे उसने समाना की बू सूंघ ली है और वो इसी तरफ आ रहा था। डाकू शेर की गुर्राहट सुनकर वहाँ से डरकर भाग गए। और जब सनाना ने शेर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो भी खौफ के मारे कांपने लगी। हालांकि वो घर से बहुत दलेर बन के निकली थी, लेकिन इस वक्त उसकी सारी दलेरी ख़त्म हो चुकी थी। फिर अचानक उसे वही संदूकची याद आ गई जो उसने अपने सर की पगड़ी में छुपा रखी थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद इसने अपना एक हाथ रस्सी से छुड़ा लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा हाथ भी छुड़ा लिया। इतनी ही देर में उसके सामने 4 खौफनाक शेर आ चुके थे और वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहे थे। लेकिन सनाना ने ज़रा हिम्मत की और इसने ज़रा भी शेरों की परवाह नहीं की और जल्दी जल्दी वो संदूकची खोलने लगी। शेर इस पर हमला करने से पहले लगातार इसे घूरे जा रहे थे। इतनी ही देर में सनाना ने संदूक के अंदर से सोने की अंगूठी निकाली और उसे चूम कर बब्बर शेरों के ऊपर डाल दी। अंगूठी देखते ही देखते एक तलवार बन गई और शेरों पर हमला करने लगी। और यूं देखते ही देखते उसने शेरों को हलाक कर दिया और फिर से सनाना के कदमों में आ गिरी। सनाना ये देखकर बहुत खुश हुई और फिर डाकुओं को सज़ा देने के लिए इसने संदूकची के अंदर से बालों को निकाला और हवा में उछाल दिया। थोड़ी ही देर बाद सनाना ने देखा कि वो बाल डाकुओं को बांधे हुए थे और उन्हें घसीटते हुए उसकी तरफ लेकर आ रहे थे। सनाना ये देखकर खुशी के मारे तालियां बजाने लगी। डाकुओं के सरदार ने जब उसे देखा तो वो गजबनाक होकर बोला कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सनाना ये सुनकर कहकहा लगाकर हंसने लगी और फिर बालों ने डाकुओं की गर्दनों पर एक जोरदार झटका दिया, जिससे उन सबकी गर्दनें टूट गई और वह मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़े। और फिर सनाना संदूकची अपने साथ उठाकर जंगल से बाहर आ गई। जंगल से निकलकर इसने फिर कंगोल बादशाह के मुल्क की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। वो जल्द से जल्द कंगोल बादशाह के सामने जाना चाहती थी ताकि जल्द से जल्द उसे सज़ा देकर अपने दिल में जलती हुई इंतकाम की आग को ठंडा कर सके। मुसलसल चलते रहने से वो बहुत जल्द कंगोल बादशाह के मुल्क में पहुंच गई और मुल्क में पहुंचकर सबसे पहले वो उस सराय में ठहरी जहां उसके हीरे जवाहरात चोरी हुए थे। तकरीबन आधी रात को उसने किसी के पैरों की आवाज़ सुनी। वो समझ गई कि आज फिर वही चोर आया है जिसने मेरे हीरे जवाहरात चोरी किए थे। चनाचे इसने संदूकची से एक बाल निकाल लिया और अगले ही लम्हे एक निकाब पोश अंदर आया
और संदूकची उठाकर भागने लगा। सनाना ने फौरन उस बाल को डाकू के ऊपर फेंक दिया। बाल ने फौरन लंबा होकर निकाबपोश की गर्दन को दबोच लिया और वो सनाना के कदमों में आ गिरा। और सनाना के कदमों में गिरने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो भाईजान, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। वो रो रो कर सनाना की मिन्नत समाजत करने लगा। सनाना ने उससे पूछा, पहले ये बताओ कि आज से 10 रोज़ पहले मेरे हीरे जवाहरात तुमने ही चोरी किए थे। डाकू बड़बड़ा कर बोला कि हाँ भाई साहब, वो मैंने ही चोरी किए थे, लेकिन वो मैंने कंगोल बादशाह के हुक्म पर चोरी किए थे। जब भी इस सराय में कोई सौदागर या कोई मुसाफिर आकर ठहरता है तो मैं कंगोल बादशाह के हुक्म पर उसे लूट लेता हूँ। दरअसल ये सराय कंगोल बादशाह की मलकियत है। सनाना ने जब ये सुना तो वो हैरान होकर बोली, अच्छा तो कंगोल बादशाह डाकू भी है? डाकू कहने लगा, हाँ अजनबी नौजवान, कंगोल बादशाह डाकू भी है और कातिल भी। वो जिस किसी के पास मालो दौलत देखता है उसे लूट लेता है और फिर उसी पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल भी करवा देता है। मैं मजबूरी में यह नौकरी कर रहा हूँ, वरना वो मुझे भी कत्ल करवा देगा। तुमने मेरी गर्दन में ये जो फंदा डाल रखा है, मेहरबानी करके इसे निकालो, मेरी गर्दन टूट रही है। लेकिन सनाना ने उसे माफ़ नहीं किया और बाल ने एक झटका देकर उस निकाबपोश की भी गर्दन तोड़ दी। जिसके बाद सनाना खामोशी के साथ सराय से बाहर निकल आई और कंगोल बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। कंगोल बादशाह के महल में पहुंचकर इसने सिपाहियों से कहा कि मैं कंगोल बादशाह के लिए बहुत दूर से हीरे जवाहरात लाया हूँ। इसने सनाना को पहचान लिया कि ये तो वही सौदागर बच्चा है जिसे कंगोल बादशाह ने सज़ा सुनाई थी। इसने महल में जाकर कंगोल बादशाह को बताया कि आली जा, वो सौदागर बच्चा अभी तक जिंदा है जिसे आपने हीरे जवाहरात के जुर्म में उसे मौत की सज़ा सुनाई थी। कंगोल बादशाह इस इत्तला पर बहुत हैरान हुआ और जल्दी से बोला कि वो जिंदा है तो कहाँ है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसे? जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। सिपाही हुक्म मिलते ही सनाना को गिरफ्तार करने के लिए महल के दरवाजे पर आया तो सनाना ने इसका चेहरा देखकर ही अंदाज़ा कर लिया कि वो किस नीयत से आया है। चनाचे उसने संदूकची के अंदर से बाल निकाला और उस सिपाही की जानिब फेंक दिया। बाल ने फौरन सिपाही की गर्दन मरोड़ दी और उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया। बादशाह महल की खिड़की में खड़ा होकर यह सब मंजर देख रहा था। जब इसने ये देखा तो उसने फौरन सिपा सालार को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को फौरन कत्ल कर दो। सिपा सालार हुक्म मिलते ही अपने साथ सिपाही लेकर सनाना की तरफ दौड़ पड़ा। सनाना को भी खबर हो गई कि कंगोल बादशाह ने उसकी तरफ बहुत सारे सिपाही भेजे हैं। चनाचे इसने संदूकची के अंदर से कील निकाल लिए और सर के ऊपर से वार कर उन्हें आसमान की जानिब फेंक दिया। कील ऊपर जाकर नेज़े बन गए और फिर कंगोल बादशाह के सिपाहियों पर गिरने लगे और देखते ही देखते उन नेज़ों ने सारे सिपाहियों को ख़त्म कर दिया। फिर कंगोल बादशाह अपना महल और सारा खजाना छोड़कर किसी और मुल्क की जानिब निकल पड़ा। कंगोल बादशाह के वहाँ से भागते ही सनाना उस महल में दाखिल हो गई। उसने कंगोल बादशाह के सारे खजाने पर कब्जा कर लिया और उसे गरीबों में बांट दिया। इसके बाद वो शाही तहखाने में गई और गुंगे जल्लाद को निकाल लाई और गुंगे जल्लाद को अपने साथ लेकर अपने घर अपने बाप के पास पहुंच गई। घर पहुंचकर सनाना ने अपने बाप को बताया कि यही वो गुंगा जल्लाद है जिसने मेरी जान बचाई थी। सौदागर गुंगे जल्लाद से मिलकर बहुत खुश हुआ और उसने सनाना से कहा, इस गुंगे जल्लाद को टोची बुजुर्ग के पास ले जाओ, वो इसके लिए दुआ करेंगे और ये फिर से बोलने लगेगा। सनाना ने जब ये सुना तो उसी वक्त गुंगे जल्लाद को अपने साथ लिया और टोची बुजुर्ग को मिलने के लिए चल पड़ी। ये बुजुर्ग शग्गू पहाड़ पर रहते थे और उसी शग्गू पहाड़ पर बग्गा जादूगर भी रहता था जो यहाँ से गुजरने वालों को पत्थर का बना देता था। सनाना जब यहाँ से गुजरी तो उसने किसी के कहकहों की आवाज़ सुनी तो वो फौरन समझ गई कि ये कंगोल बादशाह की आवाज़ है और वो बग्गे जादूगर के पास आया हुआ है। इसका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला क्योंकि इसी वक्त वही कंगोल बादशाह एक बड़े से चमगादड़ पर बैठकर उसके सामने आ गया। ये देखकर सनाना घबरा गई, लेकिन गुंगा जल्लाद बिल्कुल नहीं घबराया और वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर उस चमगादड़ को मारने लगा। लेकिन उन पत्थरों से चमगादड़ को कोई असर ना हुआ और वो उन पत्थरों से बचकर फौरन इधर उधर हो जाती। जब गुंगा जल्लाद पत्थर मार मार कर थक गया तो चमगादड़ कहने लगी, अरे बेवकूफ़, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो बग्गा जादूगर हूँ, मैं तुम्हें मारने आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे दोस्त कंगोल बादशाह को घर से बेघर किया है। ये कहकर बग्गा जादूगर ने समाना और गुंगे जल्लाद के हाथ पांव बांध दिए। कंगोल बादशाह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सनाना और गुंगे जल्लाद को मारने के लिए आगे बढ़ा। सनाना और गुंगे जल्लाद ने
कंगोल बादशाह को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने डर के मारी अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर उसी लम्हे उन्होंने कंगोल बादशाह की चीखें सुनी, जिस पर उन्होंने आंखें खोल दी और क्या देखते हैं कि एक लंबे से बुजुर्ग एक लंबे से चाबुक के साथ इन दोनों को पीट रहे हैं। सनाना उन्हें देखते ही पहचान गई कि वो टोची बुजुर्ग थे। टोची बुजुर्ग ने कंगोल बादशाह और बग्गा जादूगर को वो चाबुक मार मार कर हलाक कर दिया और फिर सनाना से पूछा कि बेटी तुम यहाँ किस लिए आई हो। उसके बाद सनाना ने टोची बुजुर्ग को सारी दास्तान सुना दी। टोची बुजुर्ग ने सनाना की बहादुरी की तारीफ की और फिर दुआ मांगकर उस गूंगे जल्लाद को ठीक कर दिया। जल्लाद बोलने लगा। जल्लाद ने ठीक होकर सनाना को बताया कि मेरा नाम समराद है। सनाना समराद को लेकर घर आ गई और फिर सौदागर ने इन दोनों की शादी कर दी और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।